Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के साथ डील करते हुए आ रहे थे। हमने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था जिसमें हमने देखा था कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं और सर्कुलेशन टर्म क्या होती है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमने क्लियर कर लिया था। बॉडी फ्लूइड्स में हमने देखा था कि हम इस सेगमेंट के अंडर ब्लड और लिम्फ नाम के दो मेन बॉडी फ्लूइड्स को डिटेल करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में हम आज डिटेल करेंगे हमारे ब्लड वाले सेगमेंट को। सो द थीम ऑफ द टुडेज सेशन इज द ब्लड। ठीक है, सो ब्लड का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम ब्लड को डिस्कस करें, कुछ एक ब्लड के बारे में अपन जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, यानी कि ब्लड बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड का या फिर बोल सकते हैं मैं इसे फ्लूइड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। थिकनेस को थोड़ा सा अपन इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड होने का रीजन क्या है? देखो, हमने बताया कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका सिंपल सा मतलब है जो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि कोई भी टिश्यू किन से मिलकर बना होता है। यानी कि हम बात करें किसी भी टिश्यू को, टिश्यू का अगर फ्रेमवर्क की बात करूं तो बना होता है वो मैट्रिक्स और उसके साथ साथ रहता है सेल्स। ठीक है, सेल्स उनकी मेजर यूनिट होती हैं, मैट्रिक्स उनको सस्पेंड रखता है यानी कि उनको जोड़े रखने का काम करता है। सो ब्लड वाले सेगमेंट के रेफरेंस में मैं बात करूं, यानी कि ब्लड अगर एक टिश्यू हम मान लेते हैं तो इसमें मैट्रिक्स का काम कौन करता है? प्लाज्मा वाला सेगमेंट करता है। ठीक है, और सेल्स का काम करता है फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट है। ठीक है, इन सबको हम डिटेल करने वाले हैं, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है, प्लाज्मा का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होती है, यानी कि जो मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस भी मैट्रिक्स को अपन बोल देते हैं, इसे अपन ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ये प्लाज्मा है या फिर मैट्रिक्स है, इसमें फाइबर जो हैं, फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ ब्लड ओनली। ठीक है, जो ब्लड वाला हमारा टिश्यू है यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। देखो, मैं एक आपको जनरल इंट्रोडक्टरी सेशन के फॉर्म में या उसी टर्म बता देता हूँ एक बार के लिए। टिश्यू को हमने जब भी देखा था, यानी कि हमने जब टिश्यूज को स्टडी करा था तो हमने 4 टिश्यूज को डिस्कस करा था। पहला टिश्यू था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, और था मस्कुलर टिश्यू, और एक था नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यूज, इनके अलावा भी हमने क्या देखा था फिर? हाँ, हमने इस वाले सेगमेंट में जो कनेक्टिव टिश्यू वाला सेगमेंट है, इसमें हमने फिर अलग अलग टिश्यूज देखे थे। हमने देखा था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक देखा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, DCT LCT। ठीक है, फिर हमने इसी कैटेगरी में जो डेंस वाला कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमने कनेक्टिव टिश्यूज को डिटेल करा था। तो हमने एक स्पेशल कैटेगरी को देखा था। ठीक है, और कैटेगरी जो थी वो थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी टिश्यू है, देखो कनेक्टिव टिश्यू या फिर कोई भी टिश्यू हो, उस टिश्यू की 2 स्पेसिफिकेशन है, एक तो उसका मैट्रिक्स, ठीक है, और एक उसकी सेल्स। ठीक है, अब इनमें किसी भी फॉर्म में, यानी कि या तो मैट्रिक्स वाली फॉर्म में या फिर सेल्स वाली फॉर्म में कोई चेंज आ जाए, तो सेल्स वाली फॉर्म में चेंज आना बोल सकते हैं कि बहुत रेयर होता है, यानी कि ऐसा नहीं देखने को मिलता है किसी भी टिश्यू में कि वहां पर सेल्स क्या करती हैं, चेंज कर जाती हैं या फिर चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैट्रिक्स वाले सेगमेंट में जो ये वाला कंपोनेंट है, इसमें कुछ एक चेंज आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें हमने 2 चीजों को डिस्कस करा था। यहाँ पर हमने देखा था ब्लड वाले सेगमेंट को, और एक था हमारा बोन वाला सेगमेंट। ठीक है, तो इस ब्लड वाले सेगमेंट में होता क्या है, मैट्रिक्स जो है उससे फाइबर जो है ना, फाइबर जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि फाइबरलेस मैट्रिक्स अगर होगी तो वो हम डिटेल करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू
ब्लड वाले सेगमेंट में। और बोन में क्या होता है इस मैट्रिक्स में, बोन के केस में, यहाँ इन केस ऑफ बोन जो होता है इस मैट्रिक्स में कैल्सिफिकेशन होने लगता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन, यानी कि कैल्शियम आकर डिपॉजिट होने लगता है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है या सॉलिड हो जाती है, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। तो हम ब्लड वाले सेगमेंट को देखेंगे। तो ब्लड वाला सेगमेंट जो है वो मैं बता देता हूँ। ब्लड जो है बेसिक, हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमने देखा कि ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड क्यों है, बिकॉज इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स जो है वो है फाइबरलेस, ठीक है। फाइबरलेस मैट्रिक्स है, यहाँ पर फाइबर्स नहीं है मैट्रिक्स में। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स इसकी है वो है फ्लूइड या लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसकी सेल्स जो हैं वो यहाँ पर सेल्स भी हैं, सेल्स की कैटेगरी है, सेल्स भी 3 टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरी की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ इसकी ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन जो है इसका वो होता है मीजोडर्मल, यानी कि मीजोडर्म वाले लेयर से। देखो हमने देखा था कि किसी भी सेगमेंट का ओरिजिन जो होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन का, वो स्पेशलाइज जर्म लेयर से होता है। हमने देखा था कि जर्म लेयर 3 जर्म लेयर होती हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये होती है एंडोडर्म, ठीक है, और ये वाली होती है मीजोडर्म, ये होती है एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये जो ब्लड वाला सेगमेंट है या फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वाला सेगमेंट जो ब्लड स्पेशली है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है या फिर फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म वाले जर्म लेयर से होता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा देख सकते हैं कि इसकी मैट्रिक्स जो होती है उसे प्लाज्मा बोल देते हैं अपन, ठीक है, प्लाज्मा बोल देते हैं। और इस वाले सेल्स वाले सेगमेंट को हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का क्या है, मेन या फिर मेजर बॉडी फ्लूइड है ये हमारा, ठीक है। लिम्फ भी है, लेकिन लिम्फ की कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, यानी कि कंपैरिजन हम करते हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हमें क्या प्लेस करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा लिम्फ वाले ऑब्जेक्ट को। तो लिम्फ के कंपैरिजन में जो हमारा ब्लड है वो मेजर बॉडी फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इसके अमाउंट भी ज्यादा है और उसकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म जो है वो भी ज्यादा है, बिकॉज इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसियस, ठीक है, गैसेस एंड द वेस्ट मटेरियल। तो इन सब का मेजर काम जो करता है वो ब्लड वाला सेगमेंट करता है। लिम्फ भी करता है लेकिन इन कंपेरेटिव मैनर ब्लड ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब्ड है ब्लड के बारे में वो हम देख लेते हैं। तो हमारी हेडिंग जो है वो है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लड वाला सेगमेंट गिवन है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हमने बताया था कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब क्या है, मैट्रिक्स में फाइबर क्या है, फाइबर यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गए इसके सेगमेंट्स, ठीक है। तो पहले इसका 2 सेगमेंट हैं हमारे, जैसे कि मैं अगर बात करूं जो ब्लड वाला सेगमेंट है इसमें 2 कैटेगरी है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ब्लड की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड, और ब्लड के 2 सेगमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेगमेंट इसका मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा सेगमेंट इसका सेल्स, ठीक है। सेल्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम अगर मैट्रिक्स वाली सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हम प्लाज्मा का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज ये सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। ये है हमारा मैट्रिक्स, प्लाज्मा जो है ये है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का है, यहाँ पर फाइबर एब्सेंट होते हैं। सेल्स जो होती है मैंने बताया कि 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्लाज्मा सेगमेंट। तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड, ठीक है, विस्कस फ्लूइड
कंसिस्टिंग नियर अबाउट 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पूरे कंप्लीट ब्लड का, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, सॉरी कंप्लीट ब्लड, ठीक है। तो इसके दो सेगमेंट है, एक 55% वाला और एक है 45% वाला। तो 55% वाला सेगमेंट जो है वो प्लाज्मा है, और ये हमारा है फिर फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट, ठीक है। तो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ठीक है। और इस प्लाज्मा की कंपोजिशन का भी डिस्कशन है, तो मैं एक बार यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये वाला सेगमेंट जो होता है, ये होता है हमारा 55% वाला सेगमेंट, ये होता है 45% वाला सेगमेंट। इसके कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 90 to 92% जो होता है इसमें H2O होता है, ठीक है। इस लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर है आगे हमारा, इसके बाद है इसमें प्रोटीन्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं, 6 से 8% जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स हैं यहाँ पर। तो मैं अगर बात करूँ 6 से लेकर 8% तक यहाँ पर क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रोटीन्स के साथ साथ प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन जो है वो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन्स हैं, एल्बुमिन्स हैं, ठीक है। ये मेजर प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटीन वाले सेगमेंट में बात करूँ तो कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर होती हैं एल्बुमिन है, फिब्रिनोजन है, ठीक है। और एक और प्रोटीन थी हमारी, वो है ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन वाली प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इन द प्लाज्मा सेगमेंट। नेक्स्ट फिर आता है प्लाज्मा के बारे में ही है। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, बिकॉज ये फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन्स होती हैं, जहां पर भी इंजरी या कट लग जाता है वहां पर ये प्रोटीन्स आकर स्टोर होने लगती है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनकी अबंडेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के लीकेज या फिर फ्लो को ये क्या करती हैं, रोकती हैं। तो ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लोटिंग में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Globulin proteins are primarily involved in the defense mechanism of the body and the albumins, ठीक है। और ग्लोबुलिन्स होती हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं IgG वाली कैटेगरी, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप की जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन ही होती हैं। और वो कौन सी प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स IgG नाम की जो एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली एंटीजन के अगेंस्ट काम करने का काम करती हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का एक छोटा सा हिस्सा हो गया। तो मैं अगर बात करूं ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की, तो ये क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं। फिर आता है एल्बुमिन्स का सेगमेंट। एल्बुमिन्स जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी जो है हमारी बॉडी की, ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, ये फिक्स होती है। इस फिक्स मेंटेनेंस, इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स भी हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। इस प्लाज्मा वाले पार्ट में मिनरल्स हैं, ठीक है, लाइक सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। और ये होते हैं, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिस्ट, ठीक है, ट्रांजिस्ट इन द बॉडी, ठीक है। फिर लिखा है फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले फैक्टर्स होते हैं और जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज देखो फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा वाले सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ये क्या है, एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है। अब ये किसी भी फैक्टर की प्रेजेंस में जो फाइब्रिनोजन है, ये प्रोटीन जो है फाइब्रिन में चेंज होती है। ये अलग अलग एक्टिव फॉर्म है इनके, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सीरम क्या है, ठीक है, तो सीरम क्या है, सीरम कई बार टर्म पूछी जाती है। तो सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा से हम क्या निकाल दें, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है।
क्लोटिंग फैक्टर्स को मैं अगर बात बाहर कर दूं तो इसे बोल देंगे हम सीरम, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं इसका सेल्स वाला सेगमेंट। इरिथ्रोसाइट्स बेसिकली आर नॉन एज आरबीसीज, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स आर कॉल्ड एज द डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स भी ने बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट को फॉर्म करती हैं, ठीक है, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, जैसा कि हमने फॉर्म्ड एलिमेंट वाले सेगमेंट में देखा है। तो इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट में अगर मैं बात करूं, यानी कि सेल्स वाले सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, formed element of the blood, element of the blood, ठीक है। तो इसमें क्या आती हैं, इसमें हमारी आती हैं आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, मोस्ट अबंडेंट हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 millions of RBC per mm³ of blood, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं RBCs का कंसंट्रेशन तो वो होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है। ये मिलियन है, MI फॉर मिलियन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन होता है एक हेल्दी पर्सन में RBCs का। नेक्स्ट आता है फिर हमारा RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape, ठीक है। अगर मैं बात करूं RBCs में न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है डिवॉइड होता है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये फैसिलिटेशन होता है फॉर द मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इनमें पैक हो सके, ठीक है। इसके लिए ये इनमें एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। और मैक्सिमम जो मैमल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये न्यूक्लिएटेड हमारी आरबीसीज होती हैं। इन आरबीसीज की शेप होती है बाइकॉनकेव, ठीक है। ऐसी दिखती हैं आरबीसी जो है बेसिकली मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो आरबीसीज की शेप हो गई ये वाली, ठीक है। और ये शेप भी इस चीज में, यानी कि ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट करती है। देन आता है दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ये भी एक, इसमें दो पार्ट है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन वाला पार्ट जो है वो है हमारा प्रोटीन पार्ट, और हीम वाला पार्ट जो है वो है हमारा आयरन वाला पार्ट, ठीक है। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स आर आरबीसीज, रेड ब्लड को, ठीक है, सेल्स हैं। वैसे सेल्स नहीं बोलना चाहिए, इनको कॉर्पस्कल्स बोलना चाहिए, बिकॉज सेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखती हैं। अगर किसी सेल्स को हम सेल बोले तो इसका मतलब है कि सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक इनमें होने चाहिए, जबकि इनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल जो है वो ही एब्सेंट है। न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे सेल ना बोलकर क्या बोलेंगे, कॉर्पस्कल, कॉर्पस्कल, ठीक है। ये ज्यादा सही है इसके बजाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। अगर मैं बात करूं कि एक 100 ml ब्लड के वॉल्यूम में या अमाउंट में कितना हीमोग्लोबिन होगा, तो वो 12 से 16 ग्राम होता है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases। RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen part, ठीक है, which is known as the graveyard of RBC। देन आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स ही इनको बोल देंगे, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका कलर जो है होता है वो कलरलेस बोल सकते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनके नंबर जो हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसीज। 6000 से 8000 mm ऑफ क्यूब ब्लड में रहती हैं। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन कम होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी कि जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट मींस ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यानी कि
इयोसिनोफिल बेसोफिल यानी कि ये वाली कैटेगरी की मैं बात करूं, ठीक है, और न्यूट्रोफिल, तो ये क्या है? ये हमारी हैं ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, यानी कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइल द लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी टी और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड द मोनोसाइट, ये वाली कैटेगरी जो है ये एग्रेनुलोसाइट कैटेगरी है, ठीक है, आर दी एग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, और लिखा है इनकी अबंडेंस होती है 60 to 65%, ठीक है, ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज, एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट 0.5 to 1% ऑफ ऑल दी आरबीसीज, सॉरी डब्ल्यूबीसीज अमंग देम, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स लगभग 6 से 8% है, एंड आर दी फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंटरिंग द बॉडी, ये मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं। बेसोफिल जो हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन रिलीज करती हैं, और ये सारे के सारे जो सिक्रीशंस हैं लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इयोसिनोफिल्स जो हैं 2 से 3% होती हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स जो 20 से 25% होती हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, और दोनों के दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं वो किसके लिए? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन आता है हमारी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हमने बताया थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेगाकैरियोसाइट्स यानी कि स्पेशल सेल्स जो बोन मैरो की जो क्या करती हैं, ये मदर सेल्स होती हैं, इनके फ्रेगमेंट्स ही क्या हैं? थ्रोम्बोसाइट्स हैं। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो प्लेटलेट्स कोई स्पेशल काइंड ऑफ सेल नहीं है, ये किसी स्पेशल काइंड ऑफ सेल या कैटेगराइज ऑफ सेल यानी कि मेगाकैरियोसाइट्स का ही एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो ब्लड जो है नॉर्मली कंटेन करता है लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³, ठीक है। प्लेटलेट जो हैं वो रिलीज कर सकती हैं अलग अलग काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, अगर प्लेटलेट्स के नंबर में कमी आ जाए जिसका मतलब है क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी, यानी कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को वो लीड कर सकता है, एंड विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ब्लड लॉस। किसी भी इंजरी के टाइम अगर ये वाली प्लेटलेट्स की काउंट नॉर्मल से कम है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर बोल सकते हैं ब्लीडिंग मैनर को ज्यादा सपोर्ट करेगी ये चीज, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ेगा जिसकी वजह से बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल डिस्कशन अबाउट द सेगमेंट ब्लड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट ब्लड ग्रुप इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।